Hello and welcome back to our Brighter Minds YouTube channel. So in today's episode, we'll discuss about a media company that is into focus due to various corporate actions and merger and acquisition kind of things. So in today's flow, we'll discuss about the G Entertainment, and we'll go about first Sony G merger details, and then we'll go about the industry, media industry, media and entertainment industry, and in the third part we'll discuss about the G positioning into the industry, and in the fourth part we will discuss about the future outlook and valuations. So let's discuss about Sony Picture Network and G Entertainment merger deal. सो जैसा कि हम सभी जानते हैं, इन दिसंबर 2021 एज अ पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट टशल जो है, जी ने ये डिसाइड किया था कि दे विल गोइंग टू मर्ज विद द सोनी पिक्चर नेटवर्क. सो नाउ डेज सोनी पिक्चर नेटवर्क ने अपना नाम चेंज कर दिया है. दे आर नाउ कलवर मैक्स एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी, बट उन्होंने सोनी ब्रांड को कैरी किया है. एंड एज अ पार्ट ऑफ द मर्जर डील, जो शेयर होल्डिंग होएगी सोनी की कंप्लीशन ऑफ द डील, वो 51% का होगा. एंड दे विल हैव द डोमिनेंट पोजीशन इन द बोर्ड ऑल्सो, एंड उसके जो भी उसके बाद बोर्ड बनती है. एंड 4% विल रिमेन विद द एग्जिस्टिंग प्रोमोटर जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड एंड ईसल ग्रुप, जिसे हम जानते हैं इस नाम से. एंड जो रिमेनिंग 45% है वो पब्लिक शेयर होल्डर के पास रहेगी. सो बेसिकली एज अ पार्ट ऑफ डील ऑल्सो, सोनी इसमें $1.5 बिलियन का फंड इन्फ्यूज़ करेगी. एंड दे विल हैव द डोमिनेंट पोजीशन इन टर्म्स ऑफ मार्केट लीडरशिप एंड ऑल. So after Disney and Star, they will become the second largest media entertainment network company post completion of the merger. So actually merger जो है उसमें एक चीज़ ये भी थी कि मर्जर में जो एग्जिस्टिंग प्रोमोटर हैं उनके 5 years का MD एंड CEO का टेनर रहेगा पुनीत गोयनका का, तो वो भी एज अ पार्ट ऑफ द डील था. बट सिंस सोनी की बोर्ड के अंदर डोमिनेंस रहेगी, सीट्स उनके बोर्ड जो होएगी वो 9 डायरेक्टर्स की बोर्ड होएगी, टोटल बोर्ड मेंबर्स की होगी, और उसमें 5 जो होगा वो सोनी के डायरेक्टर्स होंगे, सोनी अपॉइंटेड डायरेक्टर्स होंगे. 3 जो है वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होंगे. एंड ऑब्वियसली वहाँ पे सोनी का डोमिनेंस होगा. तो मोर और लेस एक जो एक मार्केट की अपनी परसेप्शन है उसके कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सारी चीज़ों को लेते हुए वो उसके अंदर काफ़ी अच्छे इंप्रूवमेंट आएंगे पोस्ट द डील ऑफ द मर्जर. सो अगर मर्जर की रैशनले देखें तो उसके पीछे का ये था कि सिंस OTT के थ्रू काफ़ी कंपटीशन मिल रहा है, तो जी के लिए अकेला कई ऐसे सेगमेंट्स के अंदर में अपने डोमिनेंस बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था, बिकॉज उनकी थोड़ी कैपेबिलिटी उस हिसाब से स्ट्रेंथ नहीं थी कि अकेला वो कर सकते हैं. बट पोस्ट सोनी फंड इन्फ्यूज़न जो है एंड जो खुद का उनका कंबाइंड एबिडा होगा वो तकरीबन 5,000 करोड़ का होगा. ये दोनों मिला के दे विल बी सफिशिएंट टू make a strengthened position in digital media space. सो मर्जर का ये सारा प्रोसेस जो है वो काफ़ी लेंदी होता है, कई रेगुलेटरी अप्रूवल्स चाहिए होते हैं. तो हमारा जो रेगुलेटरी अप्रूवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम टाइमलाइन को देखें तो अभी जो करंट स्टेटस है, इन जुलाई जो है दे गॉट द एक्सचेंज अप्रूवल कि वो NCLT में परमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. एंड देन ऑन 28 अगस्त जो है ये एक नोटिफिकेशन आई, NCLT ने उनको परमिशन दिया कि वो शेयर होल्डर्स की अपनी मीटिंग्स बुला सकते हैं. एंड वो जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स है वो उसका डेट अक्टूबर 14 है. 14 को शेयर होल्डर्स की मीट होगी टू ऑन द मर्जर पार्ट. वहाँ पे तकरीबन 4 बजे के आसपास की ये टाइमिंग रखी है NCLT ने. एंड दे विल नो अबाउट दैट कि वहाँ पे शेयर होल्डर्स का अप्रूवल उसके अंदर क्या रहेगा. एंड अभी जो करंट स्टेटस है, अदर पार्ट्स जो अदर रेगुलेटरी अप्रूवल्स नीडेड हैं उसमें एक CCI का पार्ट पेंडिंग है. CCI ने थोड़े मार्केट डोमिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो उनके पास एक अपनी सेइंग आएगी, उस पर CCI ने अपनी एक कंसर्न्स जाहिर किए और उन्होंने एक डोमिनेंट मार्केट पोजीशन होने को लेके अपना कंसर्न्स जाहिर किया. और सोनी एंड जी मर्जर डील के ऊपर उनकी अभी तक रेगुलेटरी अप्रूवल पेंडिंग है. सो ये जो कंटिन्यूसली जी ने अपने तरफ से ये चीज़ें बोली हैं कि दे आर नॉट इन टू द डोमिनेंट पोजीशन. जो मार्केट शेयर CCI ने लिया है वो पुरानी मार्केट शेयर है. दे आर कंटिन्यूसली लूजिंग मार्केट शेयर एंड ऑब्वियसली अपनी डोमिनेंट पोजीशन को वो अब्यूज़ नहीं करेंगे. एज अ पार्ट ऑफ उनका अपना ये स्टेटमेंट रहा है
इन टर्म्स ऑफ चैनल प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ एड प्राइसिंग, जब वो मर्ज एंटिटी आएगी। बट स्टिल जो मामला है वो CCI के साथ में पेंडिंग है, एंड दे विल पैरेलली कैरी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो जो NCLT का जो ये अप्रूवल वाला पार्ट है, इट विल टेक अराउंड 6 to 7 months फ्रॉम हियर। सो उसके बाद जो है एक रीज़नेबल एक्सपेक्टेशन है कि इस पीरियड में वो मर्जर जो है कंज्यूमेट हो जाएगा, अगर CCI की अप्रूवल्स के अंदर में बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं आती है। ऑब्वियसली यहाँ पे एक रेगुलेटरी पार्ट है CCI का। जी ने भी अपने साइट से बोला है कि दे विल, मतलब कुछ चैनल्स को उनको अगर थर्ड पार्टी को बेचनी पड़ी तो दे विल रिड्यूस द चैनल्स सो दैट कि वो उसके एम्बिट में आ जाएँ और उनको अप्रूवल्स मिल जाए। तो ऑब्वियसली ये प्रोसेस जो है पैरेलली चलेगा। NCLT की जो अप्रूवल और ये सारे मिला के जी का जो ये पूरा कंज्यूमेशन है वो तकरीबन 6 months के अराउंड ले सकता है। यस्टरडे जो है हमने देखा कि AGMs भी हुए जी इंटरटेनमेंट का। वहाँ पे इस AGM में जो है उन्होंने रीअपॉइंट किया गया पुनीत गोयनका को एज एन MD CEO, जो कि एक ऑब्वियसली प्रोसीजरल पार्ट था। तो ओवरऑल मर्जर के टाइमलाइंस पे, मर्जर के स्ट्रक्चर पे एंड मर्जर के बाद जो डोमिनेंट पोजीशन होगी, सेकंड लार्जेस्ट प्लेयर बन जाएंगे ये, और इनका जो मार्केट शेयर होगा वो तकरीबन 27% के आसपास का मार्केट शेयर वहाँ पे रखेंगे। वो व्यूअरशिप मार्केट शेयर आ जाएगा इनका आफ्टर डिज्नी एंड स्टार। सो ओवरऑल ये मर्जर का पूरा स्ट्रक्चर था जो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस किया। सो बेसिकली हम सभी जानते हैं कि मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिव है, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी वहाँ पे है। सो बेसिकली इन दैट सेंस हमने अभी रिसेंटली देखा कि कई डील्स भी हुए इंडस्ट्री के अंदर में हुए। जैसे अदानी ग्रुप ने NDTV को लिया एंड उधर डिज्नी एंड स्टार का अपना डील्स हुआ, नेटवर्क 18 का डील हुआ। तो ये सारे जो है उस इंडस्ट्री के अंदर में कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से कई बार ऐसा देखा जाता है कि इंडस्ट्री के अंदर कंसोलिडेशन काफ़ी होते हैं। इंडस्ट्री के अंदर ऑब्वियसली इंडस्ट्री का ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो जो टीवी इंडस्ट्री है वो अभी तकरीबन 5% का उनका ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जो कि आने वाले पीरियड में ओवर CY24 तक जो अपना फिक्की एंड EY का जो रिपोर्ट है वो ये बोलता है कि वो 5% से इंडस्ट्री ग्रो करेंगी। एंड पेनिट्रेशन की अगर बात करें तो तकरीबन 70% का पेनिट्रेशन है टीवी में, जो डेवलपिंग नेशंस में मोस्टली 90 to 95% होता है। तो देयर इज़ स्टिल अ रूम फॉर ग्रोथ इन टीवी इंडस्ट्री। अभी अगर हम देखें तो 19 मिलियन हाउसेज़ हैं जहां टीवी सेट्स नहीं हैं, तो वो एक रूम देते हैं आपको इस इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए। अगर हम एड इंडस्ट्री के ग्रोथ की बात करें तो एडवर्टीज़मेंट इंडस्ट्री का 8% CAGR का एक्सपेक्टेशन है कि इंडस्ट्री उस रेट से ग्रो करेगी टिल CY24। तो ये दोनों इंडस्ट्रीज़ के अंदर में ग्रोथ रेट्स का ये अपना एक्सपेक्टेशन है ऑफ वेरियस मतलब एजेंसीज़। अगर हम इंडस्ट्री के अंदर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी की बात करें तो वहाँ कई OTT प्लेयर्स हैं, लाइक जो टॉप डिजिटल प्लेयर्स हैं लाइक अमेजॉन प्राइम एंड नेटफ्लिक्स एंड डिज्नी हॉटस्टार। तो ये टॉप 3 पोजीशन है और मोस्टली जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं उन्हीं का 85% का डोमिनेंट मार्केट शेयर है, कंबाइंड मार्केट शेयर है। तो उसकी वजह से जो एक मूवमेंट हो रहा है OTT की तरफ, मिलेनियल पोस्ट कोविड जो ट्रेंड्स डेवलप हुए हैं, तो टीवी इंडस्ट्री में पर्टिकुलरली जो ब्रॉडकास्टिंग साइड में है वहाँ पे काफ़ी पेन फील हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिटी बिल्ड हो रही है। तो उसको एक कल्मिनेशन हो रहा है उसको कंसोलिडेट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोनी एंड जी का ये जो डील है उनकी पोजीशन को स्ट्रेंथन करेगा और उनको एक फायर पावर देगा, एक अपने आप को रीबिल्ड करने का, रीस्ट्रक्चर करके एक नई मार्केट लीडरशिप पोजीशनिंग क्रिएट करने का। सो अगर हम टीवी इंडस्ट्री की बात करें, मीडिया इंडस्ट्री की बात करें, तो जो अभी ARPU है वो RPU जो है एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र जो है वो भी 220 रुपीज़ पर यूज़र का है। तो ऑब्वियसली वो एक काफ़ी बड़ा स्कोप देता है आगे ग्रोथ के लिए। इंडस्ट्री के अंदर अदर जो फ्री टू एयर चैनल्स का जो अपनी इश्यूज़ हैं वो भी एक ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री के लिए एक थोड़ा सा इश्यूज़ बना हुआ है। एंड न्यू टैरिफ पॉलिसी जैसा कि हम जानते हैं NTO जो है 2.0 के अंदर में प्राइसिंग को कैप किया गया था, यूज़र्स को एज अ बुके ऑफ अला कार्टे चूज़ करने का ऑप्शन दिया गया था, अला कार्टे चैनल्स करने का ऑप्शन दिया गया था। तो प्राइसिंग जो है वहाँ पे कैपिंग जो थी वो भी एक इंडस्ट्री के लिए एक हेडविंड रहा है। ऑब्वियसली जो स्लो डाउन रही है कोविड के बाद
एंड कमोडिटी प्राइसेस की जो राइज़ रही है वो भी इंडस्ट्री के अंदर कई प्लेयर्स के लिए काफ़ी बड़ा प्रॉब्लम रहा, बिकॉज कई कई चीज़ों पे इम्पैक्ट आता है, उनका एड रेवेन्यूज़ के ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट आता है। तो ओवरऑल टैरिफ पॉलिसी जो ट्राई ने बोला था कि उनको इम्प्लीमेंट करना है, दे हैव फर्दर एक्सटेंडेड द टाइम कि 28 फेब 2023 तक का उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन का टाइम जो है वो बढ़ा दिया है न्यू टैरिफ ऑर्डर के अंदर में, एनटीओ जहाँ पे वो प्राइस की कैपिंग है एंड चैनल प्राइसिंग की कैपिंग है। अगर हम जी इंटरटेनमेंट नेटवर्क की बात करें तो ऑब्वियसली एक डोमिनेंट प्लेयर है मीडिया इंडस्ट्री के अंदर में। और इनका काफ़ी अच्छी मार्केट शेयर है, तकरीबन 17% का पैन इंडिया मार्केट शेयर है। ऑब्वियसली इन फर्स्ट क्वार्टर जो है उन्होंने थोड़े मार्केट शेयर लूज़ किए हैं, तकरीबन 16.1% का मार्केट शेयर इनका रह गया, एंड दैट इज़ ड्यू टू जी अनमोल, क्योंकि इन्होंने फ्री 2 ईयर वाली जो लाइसेंसिंग थी डीडी फ्री डिश के अंदर में पार्टिसिपेट नहीं किया था उसके अंदर, तो वहाँ पे इनका थोड़ा सा मार्केट शेयर लूज़ हुआ है। अगर हम इनके चैनल के बुके की बात करें तो 49 चैनल्स हैं इनके, 11 लैंग्वेजेस में प्रेजेंट हैं। ऑब्वियसली कई मार्केट्स में इनका काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन है, तकरीबन 15% का जो इनका मार्केट शेयर है इन साउथ वाला जो मार्केट है वहाँ पे काफ़ी डोमिनेंट है ये। कई मार्केट्स में मेजरली जो इनका डोमिनेंट पोजीशन है वो हिंदी वाले सेगमेंट के अंदर में, हिंदी जीईसी वाले सेगमेंट के अंदर में ज़्यादा है। उसके बाद अगर हम देखें तो बंगला के अंदर में है, मराठी के अंदर में काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन है। साउथ में भी कई मार्केट्स के अंदर जैसे कन्नड़ मार्केट एंड तेलुगु मार्केट में इन्होंने अपनी डोमिनेंट पोजीशन बना के रखी हुई है। सो ओवरऑल अगर इनकी ये मार्केट डोमिनेंस की बात करें तो मार्केट शेयर ऑब्वियसली इन द जो रिसेंट डेज हैं उसमें थोड़ा बहुत लूज़ हुआ है इनका, बट स्टिल दे आर वेरी डोमिनेंट प्लेयर और एज अ इंडस्ट्री लीडर अपने आप को एज अ सेकेंड इंडस्ट्री लीडर अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। अगर इनके पैन इंडिया इनके प्रेजेंस की बात करें तो मल्टी कंट्री में प्रेजेंस है इनका, तकरीबन 90% का रेवेन्यू जो है वो डोमेस्टिक मार्केट से आता है, 10% के अराउंड का रेवेन्यू जो है वो बाहर की वर्ल्ड मार्केट से आता है। अगर इनके हम बिज़नेस मॉडल की बात करें तो जो एड रेवेन्यू है वो तकरीबन 54% का एड रेवेन्यू से इनका रेवेन्यू आता है, तकरीबन 40% जो रेवेन्यू है वो आपका सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू से आता है, जो इनका ब्रॉडकास्टिंग के अंदर में टीवी एंड ऑल है वहाँ से आता है। उसके बाद अगर हम और रिमेनिंग पार्ट जो है वो थिएटर वाला जो इनका हिस्सा है जहाँ पे ये मूवी रिलीज़ करते हैं वहाँ से आता है। G5 करके इनका अपना OTT प्लेटफॉर्म भी है, वहाँ पे इनके अच्छे ट्रैक्शंस आ रहे हैं, ग्रोथ भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। YOY 46% का ग्रोथ आया था यहाँ पे इनके, बट स्टिल अभी वहाँ पे चीज़ें जो हैं काफ़ी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है और इन्वेस्टमेंट फेज में है, थोड़ा जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है, कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है अदर फॉरेन प्लेयर्स की वजह से। बट जी ने अपने आप को एज अ बिज़नेस हाउस काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफाई किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन डिफरेंट जॉनरेज में, डिफरेंट जोग्राफीज़ के अंदर में। तो उसका ये जो चीज़ है उसकी वजह से उनका 56% रेवेन्यू जो है वो तकरीबन डिफरेंट लैंग्वेजेस वाले पार्ट से ही मतलब रीजनल जो पार्ट है वहाँ से आता है। उनकी ये डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटी जो है वो काफ़ी बेहतरीन है। उन्होंने अभी जो रिसेंटली देखे तो कॉस्ट एफिशिएंसी की तरफ भी उन्होंने काफ़ी अपना वो बिल्ड किया था चीज़ें। पुनीत गोयनका के बारे में लोगों का अपना ओपिनियन है कि कॉस्ट को लेके बहुत जो है काफ़ी अच्छी पकड़ है उनकी। तो ओवरऑल जी का जो है फाइनेंशियल्स अगर हम मार्जिन देखें तो इंडस्ट्री लीडिंग मार्जिन्स भी हैं उनके पास, 21-22% का एबिटा मार्जिन के रेंज पे जी बिज़नेस का रहता है। हालांकि पहले वो 30 के रेंज में हुआ करता था, बट स्टिल दे आर इन वेरी गुड पोजीशन। सो ओवरऑल बिज़नेस वाइज देखें तो काफ़ी डोमिनेंट पोजीशन है। स्पोर्ट्स वाले कैटेगरी में ये थोड़े से प्रेजेंट नहीं थे, बिकॉज इन 2016 उन्होंने अपने स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो जो है वो 10 स्पोर्ट्स को सेल कर दिया था। बट उसके बाद अभी रिसेंटली इन्होंने डिज्नी स्टार के साथ एक लाइसेंसिंग डील करी है, जहाँ पे ICC मेंस टूर्नामेंट के सारे जो हैं वो ब्रॉडकास्ट करेंगे, वहाँ सारी मैचेस को ब्रॉडकास्ट करेंगे, जिसके अंदर ICC की T20 वर्ल्ड कप आएगी, चैम्पियंस ट्रॉफी आएगी एंड ICC की 50 ओवर्स की जो वर्ल्ड कप होती है वो उसकी ब्रॉडकास्टिंग राइट इन्होंने लाइसेंसिंग के थ्रू ली है। चूँकि कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है इन टूर्नामेंट्स के लाइसेंसिंग राइट्स को विन करने के लिए, तो जी की ये स्ट्रैटी काफ़ी हेल्पफुल रहेगी इनको अपने आप को प्रेजेंट रखने का उस सेगमेंट में विद कॉस्ट जो उनके लिए फेवरेबल होएगा। ऑब्वियसली ये डील जो है वो सोनी के नज़र में भी था, मतलब सोनी के कॉग्निजेंस में हुआ है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं
जो आगे जी ने अपने स्ट्रैटेजिक मूव करे हैं, जो आगे चल के एज अ कंपनी इनको बहुत अच्छी रेवेन्यूज़ एंड वो जनरेट करने का रहेगा। बट पोस्ट मर्जर चूँकि इनका फोकस अभी डिजिटल स्पेस के ऊपर है, तो वहाँ पे थोड़ा कैश फ्लो काफ़ी बर्न होता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो फ्री कैश फ्लो पे थोड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। एंड ऑब्वियसली जेस्टेशन पीरियड हाई होने की वजह से, जैसे G5 है, उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबिलिटी सबड्यूड रह सकती है। तो एज अ कंपनी जो है जी इंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी जो है इसकी विजिबिलिटी ऐसी दिखती है। हम सभी जानते हैं कि जो एफ कमोडिटी प्राइसेस की जो राइज़ हुई थी, उससे जो FMCG कैटेगरी थी उनका अपना काफ़ी बड़ा मार्जिन प्रेशर जनरेट हुआ था। और टीवी एंड मीडिया इंडस्ट्री के लिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए एड रेवेन्यू के बहुत बड़े जो कैटेगरी प्लेयर हैं वो FMCG है, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा एड रेवेन्यू के रेवेन्यूज़ आते हैं। तो ऑब्वियसली जैसे हमने देखा कि इस क्वार्टर के Q1 FY23 में जो जी इंटरटेनमेंट है उनका एड रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ था QOQ बेसिस पे, तकरीबन 10% से ज़्यादा का डिक्लाइन वहाँ था। हालांकि वो YOY पे 5+ का ग्रोथ था। एंड सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू में भी उनकी इस क्वार्टर के अंदर में QOQ बेसिस पे डिक्लाइन रही। तो आगे जिस तरीके से कमोडिटी प्राइसेस में कूल डाउन हुआ है, कमोडिटी प्राइसेस ओवर पीरियड ऑफ लास्ट 3-4 मंथ्स जिस तरीके से वहाँ चीज़ें हुई हैं, तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जी इंटरटेनमेंट के आगे आने वाले अर्निंग्स पे पड़ेगा। H2 जो है वो मोस्ट लाइकली बेटर होने का एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ एड रेवेन्यू एंड इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू जी इंटरटेनमेंट के लिए। सो ऑब्वियसली वो एक पॉजिटिव आउटलुक रहेगा जी इंटरटेनमेंट के लिए। दूसरी चीज़ यह है कि जी ने जिस तरीके से लाइसेंसिंग डील करी है डिज्नी एंड स्टार के साथ ICC मेंस टूर्नामेंट के लिए, तो उसका भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। ऑब्वियसली आने वाले टाइम के अंदर में वो 4 ईयर का डील है, उन्होंने काफ़ी कम $1.5 बिलियन के आसपास की एक फ़िक्स कॉस्ट पे करी है लाइसेंसिंग डील के अंदर में। वो उसका बेनिफिट ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर्स दिखेगा। तो आउटलुक वाइज जो है वहाँ से भी एक रेवेन्यू स्ट्रीम दिखेगी, जिसके अंदर ये ICC की T20 टूर्नामेंट एंड चैम्पियंस ट्रॉफी एंड 50 ओवर्स की जो टूर्नामेंट है ICC की, उसको कवर करेंगे। तो वहाँ से भी एक एड रेवेन्यू बढ़ती हुई नज़र आएगी आने वाले टाइम के अंदर में। जी के अदर जॉनरेज जो हैं वहाँ पे भी चीज़ें इम्प्रूव होती दिख रही है, चाहे वो उनके यूज़र्स के आवर्स जो हैं वो देखने को है, या फिर जिस तरीके से आप उनका जो मीडिया जी म्यूज़िक कंपनी है वहाँ पे जिस तरीके से अपनी पोजीशनिंग उन्होंने बना रखी है, वो वैल्यूएशंस के भी उसके अंदर पार्ट रहेंगे। अगर हम देखें उनके अभी की वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ से चीज़ों को देखें, तो कहीं ना कहीं जो G5 का जो वैल्यूएशन है वो भी करेंट वैल्यूएशंस में एम्बेडेड नहीं है। मार्केट उसको नेगेटिव वैल्यू असाइन कर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि वहाँ जेस्टेशन पीरियड थोड़ा ज़्यादा होएगा। एंड सोनी के आने के बाद जिस तरीके से कैश इन्फ्यूज़ होगी एंड दे वहाँ पे अपनी पोजीशनिंग के लिए फ़ाइट करेंगे, तो थोड़ा कैश फ्लो ड्रेन भी रहेगा वहाँ पे, कैश फ्लो के अंदर बर्निंग भी होएगी। तो वो एक 2-3 ईयर्स का पेन के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें रहेंगी। तो आउटलुक वाइज शॉर्ट टर्म में आने वाले क्वार्टर्स में अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। इन द लॉन्ग रन चीज़ें और अच्छी होती हुई दिखेगी कि सोनी के आने के बाद जो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है, जो जिसकी वजह से मल्टीपल्स पे थोड़ा असर पड़ता है, लोगों की अपनी परसेप्शन कंपनी को लेकर चेंज होगी। एंड उसके बाद मल्टीपल्स के अंदर में भी एक पोटेंशियल रहेगा रीरेट होने का। अर्निंग्स वाइज भी जिस तरीके से स्पोर्ट्स जॉनर जो है बड़ा कैटेगरी है जहाँ से एड रेवेन्यू आते हैं, तो ये मल्टी ईयर लाइसेंसिंग डील इनको काफ़ी हेल्प आउट करेगी। तो इन द लॉन्ग रन कंपनी के आउटलुक्स काफ़ी अच्छे हैं। अगर हम 3 to 4 ईयर के पॉइंट से चीज़ों को देखें तो काफ़ी अच्छी पोजीशनिंग में रहेगी कंपनी अभी के करंट जो इनका स्टेटस है उसके हिसाब से। एंड अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी जो मल्टीपल चल रहे हैं EV/EBITDA लेवल पे, अगर 13.6 का जो अभी इनका मल्टीपल है, ऑब्वियसली 5 ईयर मीडियन वैल्यूएशन जो EV/EBITDA का है उससे अभी कम पे चल रहे हैं, 14.3 पे चल रहे हैं। ऑब्वियसली तो जी जो है एज अ जो सिंगल एंटिटी वो अपनी मार्केट से लूज़ कर रही थी, तो उसका असर कहीं ना कहीं वैल्यूएशन पार्ट पे पड़ा है। बट आफ्टर सोनी और इसके मर्जर कंज्यूमेट होने के बाद जो डोमिनेंट पोजीशन आएगी रेवेन्यू मार्केट शेयर के अंदर में, जो व्यूअर मार्केट शेयर के अंदर में, उसका कहीं ना कहीं मल्टीपल रीरेटिंग पे भी असर पड़ेगा। 27% का व्यूअर मार्केट रहेगा उसके अंदर, कहीं ना कहीं उसको बिल्ड करने के आगे रहेगा। तो वैल्यूएशंस के अंदर भी हम रीरेटिंग देखेंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से।
अगर हम FY24 के पॉइंट ऑफ से चीज़ों को देखें तो 20x के मल्टीपल पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है, तो स्टिल देयर इज़ अ रूम कि वहाँ पे एक ग्रोथ के पोटेंशियल हैं इन शेयर प्राइस ऑल्सो। सो 15 to 20% का एक रूम दिखता है इस कंपनी के अंदर में वैल्यूएशन के पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी चीज़ें जो जी की हमारी एनालिसिस है, होप करते हैं कि आपको ये अच्छी लगी होगी। आगे भी हम कई कंपनीज़ को इस तरीके से कवर करेंगे जो जिसके अंदर कई कॉर्पोरेट एक्शंस, स्पेशल सिचुएशंस और एनी अदर ट्रिगर्स या फिर उसकी अपनी खुद की फंडामेंटल चेंजेस हो रही हैं उस कंपनी के अंदर, तो हमारा ये रहेगा कि हम उस कंपनी को कवर करें एंड एक्सप्लोर मोर कंपनीज ऑन दैट फ्रंट। सो आज की हमारी ये एपिसोड देखने के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। एंड एज अ डिस्क्लोजर, we may or may not have suggested this company to our clients, and so take your own decisions and have due diligence on your part before doing any action on this stock. Thank you.